सुमन की आत्मा। एक बार की बात है, एक गांव में सुमन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसी गांव में एक जगुआ नाम का लड़का रहता था। आए दिन वो सुमन को छेड़ता रहता था। ओ सुमन, तू दिन प्रतिदिन बहुत सुंदर होती जा रही है। शादी कर ले मुझसे। अपना चेहरा देखा है कभी आईने में? बंदर दिखता है बंदर। कौन करेगा तेरे से शादी? इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है। सुमन के पिताजी रोज खेत में काम करने जाते थे और उसकी माँ रोज दोपहर में उनके लिए खाना लेकर जाती थी। एक दिन सुमन की माँ की तबीयत खराब हो गई। सुमन बेटी, मुझे तो वैद्य जी ने चलने फिरने से मना किया है, तो अब से रोज तुम ही उनके लिए खाना बनाकर लेकर जाना। ठीक है माँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब कर लूंगी। और फिर उस दिन से सुमन रोज अपने पिताजी के लिए खाना बनाकर खेत में दे आया करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीते। अब माँ की तबीयत पहले से बेहतर हो चुकी थी। बेटी सुमन, खाना बन गया क्या? लाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को खेत में दे आती हूँ। नहीं माँ, आप आराम करो, अभी अभी तो ठीक हुई हो। मैं फौरन ही पिताजी को खाना देकर जल्दी ही लौट आऊंगी और फिर हम दोनों खाना खा लेंगे। सुमन घर से खाना लेकर खेत की ओर चल देती है। बहुत देर हो गई, अभी तक सुमन आई नहीं खाना लेकर। कोई बात नहीं है काका, सुमन आ जाएगी। तब तक आप मेरे साथ खाना खा लीजिए। नहीं नहीं, तुम खाओ, सुमन आती ही होगी। दोपहर से शाम हो गई लेकिन सुमन अब तक खाना लेकर नहीं आई। उसके पिताजी चिंतित होकर घर जाते हैं। सुनती हो सुमन की माँ, कहाँ हो? क्या हुआ जी? सुमन कहाँ है? सुमन आज खेत पर खाना लेकर नहीं आई। ये आप क्या कह रहे हैं? सुमन तो खाना लेकर गई थी, मैं भी उसी का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, सुमन तो खेत में नहीं आई। फिर हमारी बेटी कहाँ गई होगी? तुम फिक्र मत करो, मैं गांव में ढूंढ कर आता हूँ। फिर सुमन के पिताजी और कुछ गांव वाले सुमन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरा गांव छान मारा लेकिन सुमन का कोई नामो निशान नहीं मिला। तभी जंगल की तरफ से जगुआ आ रहा था। अरे जगुआ, तुमने सुमन को देखा है क्या? वो दोपहर से ही लापता है। नहीं नहीं काका, मैंने तो सुमन को नहीं देखा। सुमन के पिताजी निराश होकर वापस घर आ जाते हैं। क्या हुआ जी, सुमन कहाँ है? अब मैं क्या बताऊं, हमने पूरे गांव में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी सुमन ना जाने कहाँ और किस हाल में होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं सुमन की माँ। मैं देखता हूँ कहीं सुमन तो नहीं है। क्या काम है? कल प्रधान जी का बेटा शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके सालों बाद गांव लौट रहा है। इसकी खुशी में कल प्रधान जी ने दावत रखी है और पूरे गांव को आमंत्रित किया है। आप भी आ जाइएगा। अगले दिन प्रधान का बेटा सुहास शहर से गांव आ रहा था, लेकिन उसकी ट्रेन लेट होने की वजह से उसको आने में रात हो गई। सुहास स्टेशन से अपने घर की तरफ जाने के लिए निकला। रास्ते में चलते ही उसको आवाज आई। क्योंकि सुहास निडर लड़का था तो उसने उन आवाजों पर ध्यान नहीं दिया और अपने रास्ते पर गांव की ओर चलता जा रहा था। अचानक उसके सामने सुमन आ जाती है। सुहास उसे देखकर एकदम डर जाता है। तुम कौन हो और इतनी रात में अकेली क्या कर रही हो? मैं सुमन हूँ। जिस गांव में तुम जा रहे हो, मैं भी उसी गांव में रहती थी। रहती थी? अब तुम वहां नहीं रहती हो क्या? नहीं, अब मैं उस गांव में नहीं रहती हूँ। क्या वजह है जो तुमने गांव छोड़ दिया? मैं आपको क्या बताऊं, कल की ही बात है। मैं अपने पिताजी के लिए खेतों में खाना ले जा रही थी। तभी अचानक गांव का एक मनचला लड़का जगुआ
मुझे रास्ते में ही रोककर जबरदस्ती जंगल में ले आया और मुझे मार दिया। सुमन के मरने की बात सुनकर सुहास बहुत ही डर जाता है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं बस उस मनचले को सजा दिलाना चाहती हूँ और अपने माता पिता से एक बार मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस मनचले जगुआ को सजा जरूर दिलवाऊंगा। उसको सजा मैं ही दूंगी, आप बस उसे यहाँ तक ले आइए। फिर सुहास सुमन से उसके घर का पता पूछता है और गांव की ओर चल देता है। सुहास घर पहुंचते ही अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। फिर सुहास और उसके पिताजी सुमन के घर जाते हैं और जगुआ को पकड़ने के लिए गांव वालों से कहते हैं। फिर जगुआ को पकड़कर सुमन के पास जंगल में ले जाते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। सुमन जगुआ को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। अगले ही दिन सुमन के माता पिता ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। सुमन की आत्मा भाग 2। पिछले भाग में आपने देखा एक सुमन नाम की लड़की एक गांव में रहती थी और एक जगुआ नाम के लड़के ने उसको जंगल में मार दिया था। फिर गांव के मुखिया का बेटा सुहास सुमन की आत्मा की मदद करता है और सुमन की आत्मा जगुआ को मारकर अपना बदला ले लेती है। कुछ दिनों बाद सुमन की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनका देहांत हो गया। अब आगे सुमन के पिताजी की भी तबीयत बहुत खराब रहती थी। सुहास ही उनका इलाज कर रहा था। एक दिन उसको किसी काम से शहर जाना पड़ा तो वो सुमन के पिताजी को उस दिन देखने नहीं जा पाया। अगले दिन सुमन के पिता गांव के एक बच्चे को बुलाकर कहते हैं, सोनू बेटा, क्या तुम सुहास भैया को बुला लाओगे? ठीक है काका, मैं अभी उन्हें बुलाकर ले आता हूँ। सोनू सुहास के पास जाकर उसको बुला लाता है। अब कैसी तबीयत है आपकी? मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मैं आपको देखने नहीं आ पाया, किसी काम से शहर जाना पड़ गया था। कोई बात नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो तुम देख ही रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि अब मेरी तबीयत ठीक होगी। नहीं काका, ऐसा तो ना कहिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखना जल्दी आप ठीक हो जाओगे। हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जी कहिए। देखो बेटा, मेरा तो कोई रहा नहीं अब। एक सुमन थी, वो भी नहीं है अब। और क्योंकि तुमने सुमन की बहुत मदद की और मेरे इलाज भी पूरे दिल लगा के कर रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ना रहूँ तो तुम अपना दवाखाना यहीं मेरे ही घर में खोल लेना। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा काका, आप चिंता मत कीजिए। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं शांति से आंख बंद करके हमेशा के लिए सो जाना चाहता हूँ। बस तुम मेरे लिए इतना कर देना। ठीक है काका, मैं अपना दवाखाना यहीं आपके घर में ही खोलूँगा। अब आप आराम करिए। फिर सुहास वहाँ से चला जाता है। कुछ सालों बाद सुहास ने सुमन के घर में ही अपना दवाखाना खोल लिया और वो अब गांव के लोगों का इलाज किया करता था। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गांव में कहीं से एक साधु बाबा मुखिया के पास आए। प्रणाम बाबा, कैसे हैं आप? खुश रहो, मैं ठीक हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं कुछ दिन इस गांव में रहना चाहता हूँ। अगर मेरे रहने की कोई व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। हाँ जरूर बाबा, मैं आपकी रहने की व्यवस्था करवा देता हूँ। मैं गांव की चहल पहल से दूर किसी एकांत में रहना चाहता हूँ। हो सके तो गांव के बाहर वाले जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनवा दीजिए। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। फिर मुखिया बाबा के लिए जंगल में एक कुटिया बनवा देते हैं और बाबा वहीं जाकर रहने लगते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीते। अब गांव वालों को भी बाबा के बारे में पता चल गया था
और वो अब रोज़ ही बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर जाने लगे थे और बाबा उनको एक राख की पुड़िया देते थे। उससे उनकी समस्या का समाधान हो जाता था और लोगों का बाबा पर विश्वास बढ़ता गया। क्यों सरला, आजकल तो बहुत गुमसुम रहती है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, दवाई खा रही हूँ लेकिन अच्छे से ठीक नहीं हुई हूँ। अरे तो तू बाबा के पास क्यों नहीं जाती? उनके पास हर समस्या का हल है। कल सुबह ही उनके पास चलते हैं। ठीक है। कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक गांव की एक औरत गायब हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गई। सब लोगों ने पूरा गांव छान मारा, वो कहीं नहीं मिली। इसी तरह आए दिन कोई ना कोई औरत गायब हो रही थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये बात सुहास को पता चली। वो काफ़ी उदास हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा, अचानक से ये औरतें गायब क्यों होने लगी? मुझे इसका पता लगाना होगा। सुहास अपना दवाखाना बंद करके घर जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो औरत जंगल की ओर जा रही थी। सुहास ये देख चौंक गया। इतनी देर रात ये जंगल की तरफ क्यों जा रही है? जरूर कुछ बात है। मुझे इसके पीछे जाकर इसका पता लगाना होगा। फिर सुहास उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। कुछ दूर जाके सुहास एक पेड़ के पीछे छिप गया और औरत को देखने लगा कि वो कहाँ जा रही है। और ये क्या, वो औरत बाबा की कुटिया के अंदर चली गई। सुहास ये देख कुटिया के पास जाता है और खिड़की से कुटिया के अंदर झांकता है और देखता है कि गांव की जितनी भी औरतें गायब हुई थी वो सब वहाँ हैं। तभी सुहास को बाबा की आवाज़ सुनाई देती है। तुम 9 हो गई हो। मुझे अब बस एक ही चाहिए, उसके बाद तुम 10 औरतों की बलि शैतान को चढ़ा दूंगा और मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। फिर मुझे कोई नहीं मार सकता है। हा हा हा। बाबा की ये सब बातें सुनकर सुहास बहुत ही डर जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। मुझे ये सब जाकर गांव वालों को तुरंत बताना होगा, लेकिन गांव वाले बाबा पर बहुत विश्वास करते हैं। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसको अचानक से सुमन की याद आती है। वो झटपट सुमन की गुफा के पास जाता है और आंखें बंद करके सुमन को याद करता है। तभी सुमन वहाँ आ जाती है। क्या हुआ सुहास? आज मुझे इतने दिनों बाद कैसे याद किया? गांव में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सुमन, गांव में कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मुझे बताओ। फिर सुहास सुमन को उस बाबा और गायब हो रही औरतों के बारे में सब कुछ बताता है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है गांव में। चलो उस बाबा के पास चलते हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज तो बाबा के पास 9 औरतें हो गई हैं। कल 10वीं औरत उसके पास जाएगी, तो हमारे पास कल तक का समय है और गांव वालों को भी ये सब दिखाना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कह रहे हो सुहास। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब तुम घर जाओ, कल इस बाबा को देखते हैं। फिर सुहास घर आ जाता है। अगली सुबह सुहास भी गांव वालों के साथ बाबा की कुटिया जाता है और वहां पर सुहास देखता है कि बाबा एक राख की पुड़िया एक औरत के हाथ में देते हैं। ये देख सुहास को शक होता है कि कहीं 10वीं औरत यही तो नहीं है। शाम होती है। सुहास और सुमन दोनों जंगल के रास्ते पे उस औरत का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी सामने से वो औरत आती हुई दिखती है। सुहास, मैं इस औरत का रूप लेकर कुटिया तक पहुंचती हूँ। तब तक तुम इसके साथ गांव वालों को लेकर पहुंचो। ठीक है, अपना ध्यान रखना।
सुहास उस औरत को लेकर गांव वालों को सारी बातें बताने जाता है और सुमन उस औरत का रूप लेकर बाबा की कुटिया की ओर चल देती है। कुटिया के पास जाकर सुमन रुक जाती है। तब तक सुहास भी गांव वालों को लेकर आ जाता है। रुक क्यों गई? कुटिया के अंदर जा। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम दसों की आज बलि चढ़ाऊंगा और स्वर शक्तिमान हो जाऊंगा। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। हा हा हा। तेरी ये इच्छा तो कभी पूरी नहीं होगी। मासूम गांव वालों को बहलाकर उनका विश्वास जीतकर उनको धोखा दिया है तूने। ये कैसे हो सकता है? तू इंसान नहीं, तू कोई और है। कौन है तू? फिर सुमन अपने असली रूप में आ जाती है। ये देख बाबा बहुत ही डर जाता है। तू मेरा असली रूप देखना चाहता था ना? यही है मेरा असली रूप और मैं इस गांव की रक्षा करती हूँ और तुम जैसे शैतानों को बहुत बुरी सजा देती हूँ। फिर सुमन उस बाबा को भस्म कर देती है। ये देख गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग सुमन का धन्यवाद करते हैं और गांव वापस लौट जाते हैं। सुमन की आत्मा भाग 3। पिछले भाग में आपने देखा कि सुमन के पिताजी का तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनका देहांत हो जाता है और सुहास से वादा किए थे कि अपना दवाखाना मेरे ही घर में खोलना। उसके बाद सुहास अपना दवाखाना सुमन के घर में ही खोल देता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आते हैं और पास कहीं जंगल में एक कुटिया बनाने के लिए गांव के मुखिया जी से कहते हैं। कुटिया बनने के बाद गांव की औरतें अचानक से गायब होने लगती हैं। तभी ये बात सुहास को पता चलता है कि गांव की औरतें अचानक से गायब क्यों होने लगी। तो सुहास इस बात का पता करने के लिए वो एक रात एक औरत के पीछे कुटिया के पास जाता है और देखता है कि गांव की सारी औरतें वहीं कुटिया के अंदर हैं। ये देख सुहास सुमन की आत्मा को बुलाने जाता है। उसके बाद सुमन उस ढोंगी साधु का अंत कर देती है। अब आगे। सुहास का दवाखाना बहुत अच्छे से चलने लगा। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे सुहास के दवाखाना खुलने और उसके इलाज से। सुहास के पिताजी भी सुहास के लिए बहुत खुश थे। जब से सुहास सुमन के घर रहने लगा, अक्सर सुहास सुमन के बारे में सोचता रहता और इस बीच वो हर रात सुमन से मिलने जाया करता। शायद सुहास सुमन से बहुत प्यार करने लगा था। एक रात की बात है जब सुहास सुमन से मिलने गया। सुमन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मैं तुमसे कैसे कहूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ सुहास? कहो, तुम्हें जो भी कहना है बताओ मुझे। सुमन, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें तो पता है मैंने अपना दवाखाना तुम्हारे ही घर पे खोला है। मैं जब से तुम्हारे यहाँ रहने लगा हूँ तब से मुझे कुछ होने सा लगा है। क्या होने लगा सुहास? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो मत रहो वहाँ पे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। ऐसी बात नहीं है सुमन, मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ जब से तुम्हारे घर पे रहने लगा हूँ। फिर क्या बात है सुहास, कुछ तो बताओ। ऐसे भी बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें सोना भी है, सुबह दवाखाना भी तो खोलना है। अच्छा, मैं तो सो जाऊंगा, तुम क्या करोगी? तुम भी सोती हो क्या? नहीं सुहास, मैं नहीं सोती। पता नहीं मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती इस आत्मरूपी शरीर से। ठीक है सुमन, मैं चलता हूँ। सुहास, जो कहने आए थे वो तो बता के जाओ। बताऊंगा सुमन, अभी हिम्मत नहीं हो रही है। फिर सुहास वहां से घर आ जाता है और सोचता है कि वो कैसे कहे कि वो सुमन से प्यार करता है। अगले दिन सुहास दवाखाने पे बैठा सुमन के बारे में ही सोच रहा था। तभी सुहास के पिताजी वहां आ जाते हैं। कैसे हैं पिताजी? सब ठीक तो है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे मिलने का मन कर रहा था इसलिए आ गया। तुम तो आते ही नहीं हो, मुझे ही आना पड़ा। कुछ ज़्यादा ही काम था इसलिए आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो रात में यहीं रुक जाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा,
मन लगा के लोगों की सेवा करो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हें तो पता है कि अब मेरी भी उम्र हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि तुम अब शादी कर लो और मुझे निश्चिंत करो। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम कहो तो बात बढ़ाऊं। पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। क्यों बेटे, क्यों नहीं करना चाहते? अब तो तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है और तुमने अपना काम भी शुरू कर दिया है, फिर किस बात का इंतजार है बेटा? ठीक है पिताजी, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसके बारे में आपसे जरूर बात करूंगा। ठीक है बेटा, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। पिताजी के जाने के बाद सुहास उनकी बात को लेकर सोचने लगा। धीरे धीरे शाम हो गई। सुहास पिताजी की बातों से बहुत उदास था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। थोड़ी देर बाद सुहास दवाखाना बंद कर सुमन से मिलने जंगल की ओर चल दिया। क्या बात है सुहास, आज बहुत उदास हो? कुछ बात हो गई है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है, बस यूं ही सोच रहा हूँ। मुझे भी तो पता चले, क्या सोच के इतना उदास हो रहे हो? आज पिताजी दवाखाने पे आए थे और मुझे शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन क्या सुहास, पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अब तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है और पिताजी भी अकेले हैं। कोई ना कोई तो होना ही चाहिए ना, तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए। सुमन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। कौन है वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? मुझे बताओ, मुझे जानना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें उससे एक वादा करना होगा। कैसा वादा सुहास? मेरी बात सुन के तुम नाराज नहीं होगी और ना ही यहाँ से जाओगी। ठीक है, तुम बताओ। सुहास सुमन की ओर देखते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ सुमन। सुमन ये सुन बिल्कुल दंग रह जाती है और बिना कुछ बोले सुहास को देखती रहती है। तभी जंगल से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों चौंक जाते हैं और फिर दोनों जंगल की ओर जाते हैं। तभी सुहास सामने से किसी को भागते हुए देखता है। सुहास ये देख बहुत ही डर जाता है। उसे लगता है कि इतना बड़ा कोई इंसान तो नहीं हो सकता है और ना ही इस जंगल में कोई बड़ा जानवर है। फिर क्या था ये? डरा हुआ सुहास सुमन से उसके बारे में कहता है। तभी झाड़ियों से एक आवाज आती है। सुहास और सुमन आगे जाके देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही गंभीर हालत में जमीन पे पड़ा है और दर्द की वजह से बहुत तड़प रहा है। सुहास उसको उठा के अपने दवाखाने ले आया, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत ही गंभीर थी, जिसकी वजह से उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल था। तभी वो सुहास से कहते हैं कि बेटा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा और बच भी गया तो मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक सिद्ध पुजारी हूँ और अपनी सिद्धियों की वजह से बहुत सारी शक्तियाँ हासिल कर लिया हूँ। लेकिन मेरे साथ धोखा किया मेरे सेवक मणिधर ने। मेरी शक्तियाँ पाने के लिए उसने बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन जब सफल नहीं हो पाया तो मुझे मारने की सोची। जैसे ही मुझे ये बात पता चली, मैं वहां से भाग निकला। मुझे मेरे शरीर से ज्यादा मुझे अपनी आत्मा की चिंता है। मुझे इसे सुरक्षित रखना है, लेकिन अब मुझसे ये नहीं हो सकता। क्या तुम मेरे आत्मा का ध्यान रख सकते हो? यह बहुत शक्तिशाली है, इससे तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। तुम कुछ भी कर सकते हो। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए ये शक्तियाँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब वो आपको मार के आपकी शक्तियाँ ले सकता था तो उसने आपको ऐसे ही क्यों छोड़ दिया?
मेरी मर्जी के बिना मेरी शक्तियां कोई नहीं ले सकता। लेकिन वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना आपकी शक्तियाँ पाने के लिए। हाँ बेटा, वो बहुत निर्दयी है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बाबा कृपया करके मुझे इससे दूर ही रखें। ठीक है बेटा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है तुम में जो मुझे उस घने जंगल में मिले। ऊपर वाला भी यही चाहता है कि तुम ही हो जो इस निर्दयी को रोकेगा। अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? आपके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे कोई आत्मा इंसान के रूप में बदल जाए? क्या बात है बेटा, ये क्यों पूछ रहे हो? बाबा, मैं एक आत्मा को जानता हूँ, वो बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम आत्मा को जानते हो? कैसे मिले उससे? सुहास ने सारी बातें बाबा को बताई, ये कि वो कैसे सुमन से मिला और सुमन ने कैसे लोगों की रक्षा की। ये सुन बाबा ने कहा कि बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुका हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि मैं क्यों यहाँ आया। ऊपर वाले की यही मर्जी है, मुझे सुमन के पास ले चलो। ठीक है बाबा, लेकिन सुमन को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो रहेगी ना? कुछ नहीं होगा बेटा, सुमन एक शक्तिशाली औरत बन जाएगी। कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखना, क्योंकि सुमन कोई आम इंसान नहीं होगी, वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगी। उसको मेरी शक्तियों का उपयोग बहुत ही समझदारी से करना होगा। कभी कभी वो अपने लोगों को भी भूल जाया करेगी। वैसे हालात में सुमन को तुम्हारी बहुत जरूरत रहेगी बेटा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर सुहास बाबा को सुमन के पास ले जाता है। सुमन की आत्मा पार्ट 4। पिछले भाग में आपने देखा कि सुहास का दवाखाना बहुत ही अच्छे से चल रहा था और सुहास वहीं रहने भी लगा था। धीरे धीरे सुहास को सुमन से ज़्यादा लगाव होने लगा। वो अक्सर रात में जंगल जाकर सुमन से मिलता रहता था। धीरे धीरे सुहास को सुमन से प्यार हो गया। सुहास ने बहुत कोशिश की सुमन को अपने दिल की बात बताने की, पर वो नहीं कर सका। एक दिन सुहास के पिताजी दवाखाने पर आते हैं और सुहास को शादी करने के लिए कहते हैं। सुहास उनसे थोड़ा समय मांगता है, फिर वो रात में सुमन के पास आता है और अपने दिल की बात कह देता है। ये बात सुन सुमन एकटक सुहास को देखने लगती है। तभी जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सुहास और सुमन वहां जाकर देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी बहुत ही जख्मी हालत में है। फिर सुहास उनको उठा के दवाखाने ले आता है। बहुत ज्यादा खून निकल जाने की वजह से उनको बचाना मुश्किल था। तभी बूढ़े बाबा सुहास से अपनी सारी आप बीती कहते हैं। फिर सुहास उनको सुमन के बारे में बताता है। सुमन के बारे में सुन बूढ़े बाबा सुहास को कहते हैं कि मुझे सुमन से मिलना है, मुझे सुमन के पास ले चलो। फिर सुहास बूढ़े बाबा को सुमन के पास ले आता है। अब आगे। सुहास, इन्हें यहाँ लेके क्यों आए हो? ये तो बहुत जख्मी है, तुम्हें इनका इलाज करना चाहिए। सुमन, तुम शांत हो जाओ। मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। क्या बात है, मुझे बताओ। फिर सुहास की जो भी बात बाबा से हुई थी वो सब सुमन से कहता है। ये सुन सुमन थोड़ी सहम जाती है। यही बात है सुमन, अब तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? सुहास, मैं ये नहीं कर सकती, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है सुमन, ये ईश्वर की मर्जी है। यह मौका अपने हाथ से मत जाने दो। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सुमन बेटी, घबराओ मत, ये ऊपर वाले की मर्जी है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ।
तुम लोगों के पास? सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा एक दिन आएगा। अब आ चुका है, तो इसे अपने हाथ से मत जाने दो सुमन। शायद ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। बेटी जल्दी करो, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। सुमन, अब मान भी जाओ, संसार को ज़रूरत है तुम्हारी। बुरी शक्तियों को ख़त्म करना है तुम्हें, इसीलिए तुम्हें यह शक्तियाँ अपनानी होगी। ठीक है। जैसे ही सुमन राजी हो जाती है, बाबा के शरीर से एक चमकती हुई चीज बाहर निकलती है और सुमन के शरीर में प्रवेश कर लेती है। तभी अचानक से सुमन बेहोश होकर जमीन पे गिर जाती है। ये देख सुहास डर जाता है और झटपट सुमन के पास जाता है। सुमन, सुमन क्या हुआ? उठो, आंखें खोलो सुमन, क्या हुआ? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उठो सुमन, अपनी आंखें खोलो। तभी वहाँ एक तेज रोशनी चमकती है और आवाज आती है। सुहास, तुम फिक्र मत करो, सुमन को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। बस सुमन को आराम चाहिए। तुम इसे लेकर घर चले जाओ, थोड़े समय में ये बिल्कुल होश में आ जाएगी। और याद रहे, सुमन अभी अभी आत्मा से इंसान बनी है, तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना होगा। ठीक है बाबा। फिर सुहास सुमन को लेके दवाखाने आ जाता है और उसे बिस्तर पे लिटा देता है और एकटक सुमन को देखने लगता है। रात काफी हो चुकी थी। सुहास सो गया। सुबह हुई। सुहास सो रहा था। तभी अचानक सुमन होश में आ जाती है। सुमन सुहास को देख के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं रहता है कि पिछली रात क्या हुआ था। वो खुशी खुशी कमरे से बाहर जाती है। तभी सुहास उठ जाता है और देखता है कि सुमन कमरे में नहीं है। ये देख सुहास बहुत ही डर जाता है। फिर वो कमरे से बाहर जाता है और देखता है सुमन बाहर के दरवाजे पे खड़ी है। सुमन, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम उठ गए? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है तुम्हारे सिवा। कोई बात नहीं सुमन, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, तुम चिंता मत करो। मेरे माता पिता कहाँ रहते हैं और मैं तुम्हारे पास क्यों रहती हूँ? सुहास उदास सुमन की ओर देख के सोचता है कि मैं इसे कैसे बताऊं कि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और ये भी कि मैं इसका कौन लगता हूँ। सुहास की आंखों से आंसू आने लगते हैं। क्या हुआ सुहास, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कुछ नहीं सुमन, बस ऐसे ही। तुम चिंता मत करो, तुम्हें धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। उदास सुमन रूम में चली जाती है और सुहास दवाखाने में बैठा सोचता रहता है कि मैं कैसे बताऊं सुमन को उसकी सच्चाई। क्या पता सुमन मुझसे नाराज हो जाए। नहीं नहीं, अभी सुमन को थोड़ा समय देता हूँ। क्या पता धीरे धीरे सुमन को कुछ याद आने लगे। अगर सुमन मुझे नहीं भूली है तो फिर मुझसे ऐसा क्यों कहा कि तुम मेरे क्या लगते हो। सुहास उदास दवाखाने में बैठा रहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। हम कितने समय से साथ में हैं सुहास? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरे पास आओ सुमन। सुहास सुमन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे रात हुई। दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सुहास दवाखाने पे बैठा था और सुमन खाना बना रही थी। तभी दवाखाने पे एक आदमी इलाज के लिए आता है और जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, सुहास खाना बन गया है, आके खा लो। ये सुन वो आदमी चौंक जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। इधर सुहास भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि शायद ये आदमी गांव के लोगों को बता देगा। अब मुझे क्या करना चाहिए। सुहास खाना खाके थोड़ा आराम कर रहा था, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुहास ने बाहर आके देखा
तो पिताजी और वो आदमी बाहर खड़े थे। पिताजी, आप यहाँ अंदर आइए। फिर सुहास अपने पिताजी को सुमन के बारे में सब कुछ बताता है और ये भी कि कैसे सुमन की आत्मा एक इंसानी शरीर में बदल जाती है। ये सब सुन उसके पिताजी बहुत चौंक जाते हैं और कहते हैं, सुहास बेटे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या कहूँ। बस मुझे अब ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए अब। पिताजी, सुमन को अभी कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए मैं अभी तक आपको ये सब नहीं बताया। बेटे, मेरी बात मानो और सुमन से शादी कर लो, यही सही रहेगा। गांव के लोगों को भी इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गांव वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना कुछ दिनों के लिए शहर चला जाऊँ, जिससे अभी गांव वालों को भी कुछ बात बतानी ना पड़े। ठीक कह रहे हो सुहास बेटे, थोड़े दिनों के लिए तुम दोनों कहीं अकेले चले जाओ, तुम दोनों के लिए सही रहेगा। ठीक है बेटे, जैसा तुमको सही लगे। ठीक है पिताजी, मैं आज ही रात शहर के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है बेटे। ये सब बात सुमन सुन रही थी। जैसे ही पिताजी और वो आदमी वहाँ से जाते हैं, सुहास भी सुमन के पास जाता है। क्या हुआ सुमन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बोले मत बनो सुहास, मैं तुम लोगों की बात सुन चुकी हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकती और ना ही तुम मुझे जाने से रोकोगे। मैं सबसे पहले तुम्हें ये सब बताना चाहता था सुमन, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे नाराज ना हो जाओ। पता नहीं मेरे कौन से जन्मों का पाप है ये सब, जो मुझे इस जन्म में सजा मिल रही है। ऐसा मत कहो सुमन, तुमने कोई पाप नहीं किया है। थोड़ा समय दो अपने आप को, जब तक तुम्हारी यादें वापस नहीं आ जाती। सुमन रोने लगती है। तभी सुहास सुमन को गले लगा लेता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं और चलोगी? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सुमन रोते हुए कहती है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन तुम्हारे साथ होती हूँ तो पता नहीं बहुत सुकून मिलता है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। रात हुई, सुहास और सुमन दोनों निकल जाते हैं। सुमन की आत्मा भाग 5। तो अब तक आपने देखा कि बाबा की मदद से कैसे सुमन की आत्मा एक इंसान के रूप में बदल जाती है और फिर सुहास सुमन को लेकर अपने दवाखाने जाता है। कुछ दिनों बाद सुहास के पिताजी को सुमन के बारे में पता चल जाता है। फिर सुहास अपने पिताजी को समझाकर सुमन को शहर ले जाने के लिए कहता है, ताकि गांव के लोगों को ये बात अभी पता न चल सके। और फिर रात में दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। अब आगे सुहास सुमन को लेकर शहर जाने के लिए गांव से निकल पड़ता है। शहर जाने का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है। सुहास, इतना घना जंगल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या हम कल दिन में शहर नहीं जा सकते थे? नहीं सुमन, हमें रात में ही शहर जाना होगा। अगर हम दिन में शहर के लिए निकलेंगे तो गांव के लोग तुम्हें देखकर बातें बनाएंगे और तुम्हें उनकी बातें सुनकर दुख होगा। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। ये सुनकर सुमन सुहास को देखकर कहती है, जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य के काम किए होंगे, जो तुम्हारे जैसा इंसान मेरी जिंदगी में आया। इतने में घनी झाड़ियों में से एक शेर निकल आता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। सुमन डर से सुहास के पीछे छिप जाती है। सुहास भी डर जाता है, लेकिन तभी सुहास को बाबा की कही बात याद आ जाती है, जिसमें उन्होंने सुमन की शक्तियों के बारे में बताया था। सुहास का डर थोड़ा कम होता है। इतने में शेर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन सुमन की शक्तियों की वजह से वो वहां से भाग जाता है। सुमन, डरो मत, देखो, आंखें खोलो। अरे आंखें खोलकर तो देखो, शेर भाग गया है। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे ये कैसे हो गया? मुझे तो लगा था आज हम दोनों को शेर यहाँ खा जाएगा। ये सब कैसे हुआ? तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आएगा। चलो, हम जल्दी से आगे की ओर चलते हैं। सुहास, अब हम लौट चलते हैं। चलो घर वापस चलें। सुबह होते ही
हम शहर के लिए निकल पड़ेंगे। नहीं सुमन, हम घर तो नहीं जा सकते। मैं कुछ सोचता हूँ। और सुहास इधर उधर देखने लगता है। इतने में सुहास को वही गुफा दिखाई देती है जिसमें सुहास सुमन की आत्मा से मिलने जाता था। सुहास मन ही मन सोचता है, क्यों ना हम इसी गुफा में रुक जाएं? क्या पता यहाँ रुककर सुमन को कुछ याद आ जाए। हाँ, आज की रात हम दोनों यहीं रुक जाते हैं। और सुहास सुमन को बोलता है, चलो सुमन, देखो वो गुफा, चलो उसी में आज की रात रुक जाते हैं। सुमन चौंक पड़ती है और सुहास से पूछती है, क्या इस गुफा में यहाँ कोई जंगली जानवर या कोई आत्मा या भूत हुआ तो? सुहास हंस के सुमन को बोलता है, अरे मैं हूं ना, तुम डरो मत। और जैसे शेर को भगाया था वैसे ही बाकी जंगली जानवर और आत्मा को भी भगा देंगे। और ऐसा बोलकर सुहास सुमन को लेकर गुफा में चला जाता है। वहां जाकर दोनों बैठ जाते हैं। सुहास को नींद आ जाती है, लेकिन सुमन का डर सुमन को बेचैन कर रहा था और उसी बेचैनी में सुमन यहाँ से वहां घूमने लगती है। घूमते घूमते सुमन की नजर एक कांच की बोतल पर पड़ती है। अरे ये कैसी बोतल है? कितनी चमक है इस बोतल में। और सुमन उस बोतल को उठा लेती है और उसके ढक्कन को जैसे ही खोलती है, उसमें से एक तेज रोशनी बाहर निकल कर आती है। वो रोशनी और कोई नहीं बल्कि उस मुंचले जगुआ की आत्मा थी, जिसको सुमन की आत्मा ने मारकर बोतल में बंद कर दिया था। अब जगुआ की आत्मा बोतल से निकलकर सुहास के शरीर में घुस जाती है। आत्मा के घुसते ही सुहास जोर जोर से हंसने लगता है। सुमन को कुछ समझ नहीं आता। सुहास को ऐसे हंसता देख सुमन सोचती है कि सुहास अपने सपने में हंस रहा है। सुमन सुहास के पास जाती है और उसे उठाने लगती है। सुहास, उठो उठो सुहास, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसे मत हंसो। सुहास, उठो सुहास। जैसे ही सुहास आंखें खोलता है, उसकी आंखें एकदम लाल और बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसका चेहरा भी कुछ अजीब सा दिखने लगता है। सुमन की आत्मा भाग 6। तो अब तक आपने देखा कि कैसे सुहास और सुमन को जंगल में एक शेर मिलता है, जो सुमन की शक्तियों से डरकर अपने आप ही भाग जाता है। फिर दोनों एक गुफा में रुकते हैं, जहां सुमन को एक तेज चमकती हुई कांच की बोतल मिलती है। और जैसे ही सुमन उस कांच की बोतल को खोलती है, उसमें से जगुआ की आत्मा निकलकर सुहास के शरीर में घुस जाती है। अब आगे। जैसे ही सुमन सुहास के नजदीक जाती है, सुहास हंसना बंद कर देता है और सुमन को ऐसे देखता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतने में सुमन बोलती है, सुहास, ऐसा मजाक मत करो, मुझे पहले से ही बहुत डर लग रहा है। ये बोल के सुमन पीछे मुड़ जाती है। इतने में सुहास फिर जोर जोर से हंसने लगता है। सुमन घबराकर पीछे मुड़कर देखती है। सुहास एक पत्थर उठाकर सुमन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुमन के नजदीक आते ही वो पत्थर वहीं गिरा देता है। सुमन सुहास से बचने के लिए वहीं पास में पड़ी रस्सी से सुहास को बांध देती है। उस रस्सी में सुमन की शक्तियां आने से सुहास बाहर नहीं निकल पाता और तड़पने लगता है। फिर सुमन सुहास को बोलती है, सुहास, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं सुहास नहीं हूँ, मैं जगुआ हूँ, जगुआ, जिसको तुमने मार दिया था। ये मेरी आत्मा है जो सुहास के अंदर है। कौन जगुआ? मैं नहीं जानती किसी जगुआ को, और मैं क्यों मारूंगी किसी को? सुमन के ये बोलने पर जगुआ ने सारी बात सुमन को बताई, लेकिन उसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सुमन जगुआ को बोलती है, देखो जगुआ, तुम जो भी हो और ये सब जो तुम बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम सुहास के शरीर को छोड़कर चले जाओ। ये बोलकर सुमन जैसे ही सुहास के नजदीक जाती है, सुहास के अंदर की जगुआ की आत्मा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, छोड़ दो मुझे, रस्सी खोल दो, मैं चला जाऊंगा,
मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। छोड़ दो। ठीक है, मैं ये रस्सी खोल देती हूँ, लेकिन फिर कभी भी तुम मुझे और सुहास को परेशान नहीं करोगे। हाँ हाँ, मैं नहीं करूँगा। बस अब ये रस्सी खोल दो। सुमन जगुआ की रस्सी खोल देती है और जगुआ की आत्मा सुहास के शरीर से चली जाती है। सुहास बेहोशी की हालत में वहीं गिर जाता है। सुमन सुहास के पास जाकर सुहास से पूछती है, सुहास, तुम ठीक तो हो ना? हाँ सुमन, ठीक हूँ मैं। लेकिन ये क्या हुआ था मुझे? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। और दोनों स्टेशन की तरफ चल पड़ते हैं। स्टेशन पहुँच के दोनों ट्रेन का इंतजार करते हैं। फिर सुमन सुहास से पूछती है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है सुहास? पहले से अच्छा लग रहा है। उसके बाद सुमन प्यार से अपना सर सुहास के कंधे पर रख देती है। और वहीं दूसरी तरफ जगुआ की आत्मा डरी सहमी से गुफा के कोने में बैठी होती है। उसको ये डर सताता है कि वो एक आत्मा होते हुए भी सुमन का कुछ नहीं कर पाया। सुमन मेरे पास थी, लेकिन मैं उसकी शक्तियों के सामने लाचार था। अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। जगुआ इसी सोच में मायूस होकर बैठा हुआ था। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। डरी सहमी हुई जगुआ की आत्मा और डर जाती है। तभी एक बड़ा सा साया दिखाई देता है और धीरे धीरे वो सामने आ जाता है। वो दिखने में बहुत ही भयंकर था। इंसान जैसा शरीर, सिर और पैर जानवर जैसे, लंबे नुकीले दांत, बड़े बड़े सींग और लाल खूनी आंखें, मानो जैसे एक राक्षस सामने खड़ा हो। मेरे मालिक ने कहा था कि उसका गुरु यही मिलेगा। यहाँ तो कोई गुरु नहीं है, कहाँ मिलेगा वो? ऐसा बोलते हुए राक्षस गुफा की ओर बढ़ता है। तभी जगुआ की आत्मा हिम्मत जुटाकर बोलती है, वहीं रुक जाओ, ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ। कौन हो तुम और मैं यहाँ से क्यों चला जाऊं? तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते हो। जरा सामने आओ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर जगुआ की आत्मा जैसे ही राक्षस को मारने के लिए जाती है, वैसे ही जगुआ दूर जाकर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो। कौन हो तुम? तुम चाहते क्या हो? राक्षस उसको अपने मालिक के बारे में बताता है कि उसके मालिक ने अपने गुरु को खोजने के लिए भेजा है, ताकि मालिक के गुरु को मार के उसकी शक्तियों को अपने साथ अपने मालिक के पास लेकर जाऊं। तभी जगुआ भी अपने बारे में सारी बातें बताता है और कहता है, तुम्हारे मालिक के गुरु तो मर चुके हैं और उनकी शक्तियां अब सुमन के पास है। तुम्हें शक्तियां चाहिए और मुझे सुमन, तो चलो साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। तुम सुमन को मारकर उसकी शक्तियां ले जाना और सुमन मरकर आत्मा बनेगी तो मैं उसे हासिल कर लूंगा। और जगुआ की इन बातों से राक्षस राजी हो जाता है और दोनों सुमन को ढूंढने निकल पड़ते हैं।